भाई आज सुनील सर नहीं थे तो मैंने कहा ये क्लास मैं ही ले लेती हूँ रोज मेरी। आज सर को कुछ काम आ गया तो सर इसलिए 2 क्लासेस लेके चले गए। वैसे आज मैं प्लान कर रही थी, कल मैं सुनील सर को कह रही थी कि सर की एक क्लास हटा ही देती हूँ। सर की एक क्लास सुनो, अब तुम लोग अब मेरी सुनो, मैं तुम्हारे फायदे की बात करूँ, नुकसान की बात मैं करूंगी नहीं। मेरी सुनो फिर बताना। साइकोलॉजिकली भी ना एक पढ़ने की लिमिट होनी चाहिए। अगर बेहद पढ़ोगे तो तुम खुद ही उकता जाओगे। तुम्हारी एक क्लास, जो मेरा प्लान है, पहले सुन लो, एक क्लास तुम्हारी डेली हिंदी की करवा दें, ताकि ताकि जिसको नहीं करनी मत लेना, तुम्हारी मर्जी है। 8 से 9 में हिंदी कराएंगे मंडे से। तुम्हारी इंग्लिश की क्लास सुबह एयरफोर्स वाली बंद हो रही है, पेपर आ गया, 10 तारीख का पेपर है। 8 से 9 में, अब तुम बोलोगे तो फिर मेरी आवाज नहीं आएगी, मेरा प्लान सुन लो। 8 से 9 में हिंदी पढ़नी, जिसको लगता है कि मुझे पढ़नी चाहिए, मैं पर्सनली ये सजेशन दूंगी, सारे पढ़ लो। तुम कोई हरियाणा का पेपर उठा के देख लो, दिल्ली का DSSB का, राजस्थान का, बिहार का, MP का, कोई भी एग्जाम, कोई ऐसा पेपर नहीं है आज के टाइम में जिसमें दिल्ली ना, ये ना आता अपना हिंदी। तो जिसको भी आसपास का कोई भी एग्जाम भरना है, कुछ गधों की ना मोटी अकल में बात आएगी नहीं कि सुन ले, इनकी मूर्खों की बुद्धि में बात आनी नहीं। मैं दोबारा पेपर जब आएगा ना फिर टाइम नहीं मिलना, इसलिए सुन लो। हिंदी को 8 से 9 में अब करा देंगे। पेपर आने तक ये होगा कि जो लोग ढंग से पढ़ रहे हैं ना, जनवरी से इस बैच में मैंने पूरा जनवरी फरवरी मोटे वाली हरियाणा जी की किताब पूरी कराई थी, एक एक लगभग चैप्टर निपटवा दिए। 99% हमारा सिलेबस पूरा है। करंट अफेयर्स हरियाणा के मैं तब पढ़ाऊंगी जब पेपर आ जाएगा, तभी लॉजिकली पढ़ना ठीक भी है। मैं तैयार साथ साथ कर रही हूँ, मेरे पास सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन जिस दिन ये होगा ना पेपर आ गया, तब 10 दिन में मैं सारे तुम लोगों को फोटो कॉपी करा के यहीं क्लास में खड़े होकर सारे पढ़ा दूंगी। तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले एक बार हिंदी भी जो तुम्हें मन करे तो पढ़नी है, नहीं मन करे मत पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं सजेशन दूंगी साथ साथ पढ़ लेना, तुम्हारा फायदा करवाएगी हिंदी भी एक आधे नंबर का। 8 से 9 में ये रहेगी, फिर 9 से 10 में मेरे ख्याल रोज सुनील सर लेते हैं ना यहाँ, तो साइंस या जो वो पढ़ा रहे हैं ठीक है। 10 से 11 में तुम्हारी इंग्लिश की क्लास होती है, ये एक रहेगी। अभी तक 2 चल रही थी ना, सुबह वाली और ये, अब ये एक बहुत है। और कितने अंग्रेज बनोगे, एक ही क्लास बहुत है। इसके बाद 11 से 11:40। एक चीज मैं और सोच रही थी, ये रीजनिंग भी बहुत नहीं हो गई होगी तुम्हारी? अच्छा अभी नहीं हुई, अभी पढ़नी है। और ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 11:40 ये, और डेली 11:40 से 12:30 या 12:40। परिमल सर भी तो रोज 10 मिनट लेते ही हैं एक्स्ट्रा। यहाँ 12:40 तक मैं अपनी एक क्लास लेके और इसमें पॉलिटिकल ऐड कर दें, यहाँ पॉलिटिकल करा दें। और फिर उसके बाद 12:30 से 1:30 या 1:45 जब परिमल सर छुट्टी करें, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, आराम करो। उसके बाद क्या होता है, ये नहीं, जिसको बैठना है बैठे रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, साइंस की ना, अब मेरी भी सुन लो। एक इंसान का, तुम्हारे दिमाग का जितना लेवल है ना, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम अभी भी बहुत बर्डन में होगे, अब तुम्हें अकल नहीं है वो अलग बात है, नहीं तो इतना इतना पढ़ाएं तो साइकोलॉजिकली कोई आदमी दिमाग से चल जाएगा। तुम जिन पे बैठे हो ना बेंचेस पे, इसमें हम भी सैटरडे संडे मीटिंग होती है तो बैठते हैं, और हमें पता चलता है कि भैया इससे बैठना बड़ा मुश्किल है 6 घंटे। तो हम ये कई बार बात करते हैं कि हम तो खाली हाथ बैठते हैं, बच्चे बेचारे इसी में अपने पैरों में कॉपी किताब, और कभी बोर्ड पे देखना है, कभी चोरी छिपे लिखना है, कभी अंडरलाइन करना है। तो इन सब से ये लगता है कि भाई एक हद होती है, भाई कितना पढ़ेंगे। और अगर कोई पेपर हो ना तो मैं खुद ही कहूंगी कि हम 3-4 बजे तक पढ़ाएंगे। अब तुम्हारा सिलेबस बहुत हद तक तो चीजें धीरे धीरे एक ट्रैक पे हैं, ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड सिलेबस है और हम नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। अब अगर यूं कहें ना, मई में पेपर है, तो मुझे ऐसा लगता है इस बैच का लेवल ये है कि मई का पेपर को हम आराम से कर सकते हैं। हम घंटे चाहे एक आधा और बढ़ा लेंगे।
आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीज नहीं है हमारे पार्ट पे। नंबर 2 वाले जो बच्चे हैं उनका कोई दिक्कत, मतलब वो तो कितना ही पढ़ाओ भी नहीं समझते, पर 3 नंबर में बैठने वालों से ये उम्मीद है कि उन्हें चीजें आने लग गई हैं। तो अब तुम अगर ये लगा लो 1:45, तो क्या परिमल सर को पता चल गया ना कि क्लास नहीं है, तो 2 बजाएंगे रोज, क्योंकि वो सोचेंगे और आधा घंटा पढ़ा दे। 2 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाए। बहुत सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई बहुत देर तक पढ़ने के बाद फिर पहुंचते पहुंचते ही शाम हो जाती है। और साइकोलॉजिकली भी एक जब पेपर ना हो तो इतना मरना क्या लिखा, ये कम नहीं है, ये तुम पढ़ोगे तो वही 2 बजने हैं तुम्हें रोज। बस एक संख्या घटा दी, सुनील सर की 2 की जगह 1 क्लास है, ठीक है। तो अब इस तरह से रहेगा कल से टाइम टेबल। चलो कल से ही पढ़ लें, मंडे से कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है सुनील सर का कोई टॉपिक बीच में हो, मंडे तक मैं कह दूंगी पूरा करा दें। अब आज कई दिनों से चलता आ रहा टॉपिक राष्ट्रपति को फाइनली निपटाना है, ठीक है। राष्ट्रपति का टॉपिक निपटाना है, भाषा से लग रहा है राष्ट्रपति निपटाना है। चलो पढ़ेंगे। पेज नंबर 96 को शुरू हुआ था, 97, 98, 99 पूरे हो गए थे। पेज 100 पे आ जाओ, पेज नंबर 100 पे आ जाओ। और अब ये मच्छी बाजार ना लगे क्लास, अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दो, मुझे किसी को क्लास से बाहर ना निकालना पड़े, आवाज नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से अब समझेंगे। पेज नंबर 100 का फर्स्ट टॉपिक पूरा है, सेकंड टॉपिक पढ़ना था। क्या हेडिंग है इसकी? ठीक है, अब सामने बोर्ड पे देखो सभी लोग, इसको बस अब लास्ट बार पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा नई चीजें शुरू करेंगे, ये टॉपिक दोबारा जल्दी नहीं होगा। क्या शब्द लिखा है ये? अधि जमा आदेश। इंग्लिश वालों के लिए लिखा है ऑर्डिनेंस। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आदेश। इसमें आदेश तो है लेकिन नाम के आगे क्या लिख दिया? अधि। अधि का मतलब होता है सबसे बड़ा। वैसे तो अधि ईश्वर को कहते हैं, लेकिन यहाँ अधि का मतलब देश का सबसे बड़ा आदमी, और आपके देश का सबसे बड़ा आदमी है राष्ट्रपति। आपको अच्छी तरह पता है कानून बनाने का प्रोसेस है, और कानून सीधे नहीं बनते बल्कि बिल लाए जाते हैं। ये बिल 2 तरह के हैं, धन और साधारण। इससे पहले राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन ली जाती है, साधारण बिना परमिशन के पेश कर दिया जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि ये धन और साधारण का टाइम ना हो, या अगर अपनी भाषा में कहूँ तो क्या ना चल रहा हो, सत्र, ना लोकसभा बैठी हो ना राज्यसभा, लेकिन अचानक से देश में कानून बनाना कंपलसरी हो जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या लेकर आएगा? अध्यादेश। अकेला राष्ट्रपति नहीं लाता, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह। इनफैक्ट मंत्री परिषद ही कहती है कि सर इस टाइम सत्र तो है नहीं, आप ये कानून बना दीजिए, और ये कानून ना कहला के क्या कहलाएगा? तुम्हारे मेरे लिए ऑर्डिनेंस कानून ही है, और इसको फॉलो भी ऐसे ही करना है, वरना पुलिस पकड़ेगी। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब तक लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं बैठती। जैसे ही बैठक बैठेगी, इसके 42 डेज या 6 सप्ताह के अंदर इस लागू हुए कानून, जिसको हम कह रहे हैं कानून, वास्तव में अध्यादेश, पे बहस छिड़ेगी, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी अभी मैंने कहा इसको लाने के पीछे मेन शक्ति किसकी थी? मंत्री परिषद की ना। और मंत्री परिषद कहाँ बैठी है? तो लोकसभा में मंत्री परिषद उसकी है जिसका बहुमत है। तो क्या ये इजीली पास हो जाएगा? बहुत आसानी से। यहाँ से पास होके फाइनली कहाँ जाएगा? राज्यसभा आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है, ज्यादा टांग अड़ाती भी नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो उसमें आए, नहीं तो ठीक है जैसा है चल रहा है। ये भी इसको पारित कर देगी अगर कितने दिन के अंदर, तो फिर ये माना जाएगा कि अध्यादेश अब किस रूप में आ गया? कानून। लागू तो ऑलरेडी है, लागू नहीं करना, बस इसको एक नाम मिल गया कि अब ये ऑर्डिनेंस से किस में कन्वर्ट हो गया? लॉ में। अब ये लॉ है, पहले ये क्या था? ऑर्डिनेंस। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो तुम याद रख सकते हो, 1975 में तुम्हारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। 26 जून 75 से इमरजेंसी थी, और उस दौर में बैंक बने थे आरआरबी। आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक, और 5 बैंक बने थे, जिनमें से एक बैंक का नाम था प्रथम।
और ये बने थे 2 अक्टूबर, गांधी जी का बर्थडे 1975। आज तक ये आरआरबी ऐसे के ऐसे काम कर रहे हैं और हर राज्य के जिलों में तुम्हें आरआरबी के बोर्ड्स, कहीं गुड़गांव ग्रामीण बैंक, कहीं हरियाणा ग्रामीण बैंक, कहीं बिहार और इस तरह के हर जगह आरआरबी मिलेंगे। तो ये आरआरबी आदेश से नहीं बने थे, ये अध्यादेश से बने थे, यानी ऑर्डिनेंस से बने थे। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करते हुए बताओ, 75 का राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। जैसे इमरजेंसी आया तो फोन घुमाया था, और फोन के टाइम में कौन था? अब वो पेपर बनाते टाइम थोड़ी भाषा को टफ करके ऐसे ना पूछ के कहेंगे, जब भारत में पहली बार रीजनल रूरल बैंक को बनाया गया या स्थापित किया गया, उस समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो तुम्हें लगेगा हमने पढ़ा नहीं है। जिसने कॉन्सेप्ट को समझा है वो इसको पकड़ लेगा कि 75 का कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये अध्यादेश की पावर। अगली हेडिंग क्या है? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय को एक बार जल्दी से बोर्ड पे समझो। अभी हम कई दिनों से बातचीत कर रहे थे कि 2 तरह के विधेयक हैं। कौन से विधेयक? क्या धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है? एक एग्जाम्पल दे देना। बजट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एक राष्ट्रपति ने एक विधेयक इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि वो धन विधेयक था और उसकी अनुमति नहीं ली। कौन था वो? उसका नाम था आर वेंकट रमन। याद है तुम्हें इसमें क्या लिखा हुआ था? सैलरी बढ़ा रहे थे और अगले दिन सरकार गिरने वाली थी। धन विधेयक था। इस धन विधेयक में किसकी इंपॉर्टेंस दिखाई दे गई तुम्हें? राष्ट्रपति की। एक तो इंपॉर्टेंट ये याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट, हमारे देश में ना 2 तरह की निधियां हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड और एक कंटिंजेंसी फंड। एक को आप कहते हैं आकस्मिक निधि और एक को आप कहते हैं संचित निधि। ये जो स से संचित है ना, इसका कंट्रोल संसद के पास है। इसको कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है और इसकी अगर पैसे खर्च करने हैं तो किसकी परमिशन? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। लेकिन अचानक से संसद तो हर टाइम नहीं बैठती। संसद तो भाई आज देखें तो मान लो बैठी है, 2 महीने बाद नहीं बैठी। अचानक से 50 करोड़ 500 करोड़ का खर्चा आ गया तो उस टाइम में आकस्मिक, जिसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड, इसमें से पैसे निकाल लेंगे। जो किसकी परमिशन से निकल जाएगा? संसद नहीं बैठी तो लोकसभा राज्यसभा के एक आदमी से पूछने नहीं जा सकते। लेकिन ये तो एक ही है, सर इसमें से हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए, फलां जगह एकदम से बाढ़ आ गई, तो ठीक है ये निकाल के दे देगा। इसको किसी से नहीं पूछना क्योंकि ये इसकी कैसी पावर है? आर्टिकल याद है इसके? 266 और 267। पहले संसद वाला आएगा और उसके बाद आकस्मिक वाला। कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा, संचित निधि की कोई सीमा नहीं है, इनमें अरबों रुपए इकट्ठे कर लो। इसीलिए सरकार जैसे ही उन्हें लगता है संचित निधि में गड़बड़ हो रही है, ये देखो पुलिस वाले जो है ज्यादा चालान काटना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये वैसे पैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि इनको ऊपर से ऑर्डर है कि दिन में इतने लाख रुपए कलेक्ट करके देने हैं। ये संचित निधि तुम्हारे मेरे दिए हुए टैक्स और फाइन से भरी जाती है और जितनी ज्यादा भर जाए उतना इनका फायदा है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं रखी, इसकी लिमिट रखी गई है और ये बनाई गई थी 1950 में। और ये किसकी पावर है? कैसी पावर है? वित्तीय। अगली हेडिंग है न्यायिक शक्तियां। इनको भी सुन लो फिर पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियां भी तुम जानते हो। क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की किसी सजा को इंसान के लिए माफ कर सकता है? हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है आर्टिकल 72। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, उसको डिले कर सकता है। भाई मान लो एक औरत को सजा हो गई और उसको सजा हुई है कि इसको मौत की सजा दी जाती है, लेकिन उस औरत के घर में उस टाइम बच्चा है, तो उस बच्चे ने क्या गलती की? तो राष्ट्रपति कह सकता है कि इसको 6 महीने या जितना उसका टाइम है, 9 महीने तक इसकी सजा को डिले कर दो, उसके बाद इसको फांसी दी जाएगी। यानी राष्ट्रपति को ये पावर है, वो सजा को घटा भी सकता है। अब माने किसी औरत को फांसी की सजा दी गई, राष्ट्रपति कहेगा भाई बच्चे के जन्म के बाद भी अगर इसको फांसी पे लटका देंगे तो इसका बच्चा तो मर जाएगा, भाई माँ की तो जरूरत कम से कम 2-3 साल है। वो कह सकता है कि एक काम करो, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दो, यानी पूरी उम्र जेल में ही रहेगी वो महिला। तो ऐसे सजा की प्रकृति बदल सकता है, टाइम पीरियड घटा सकता है, कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता है, और अगर ज्यादा ही उसको तरस आए तो वो उसको माफ भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है। किस आर्टिकल में ये सब लिखा है? 72 में। पहले इन तीनों को करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पेज 100 पर देखो। जेबी वीटो कल कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, 2, 3। 1, 2, 3 क्या है और 2, 1, 3 क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। 1, 4, 3 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह। 1, 2, 3 और 1, 4, 3 इनमें कंफ्यूज मत होना, वो सलाह है और ये अध्यादेश है। अगला टिक कर लो। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है। कितने दिन हुए? 42। लिख लो यहाँ 42 डेज। आरआरबी का एग्जाम्पल लिखो, हमेशा याद रहेगा। आरआरबी 1975 में बना जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। आरआरबी 2 अक्टूबर 1975। 5 बैंक बने जिनमें प्रथम बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रथम। इसके बाद 42 डेज तुम्हें पता ही है 6 हफ्ते में होते हैं। अगला पॉइंट पढ़ लो। यदि संसद द्वारा अध्यादेश को अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं कर देती तो स्वयं ही निष्प्रभावी। तो वो कानून चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? किस कंडीशन पे चलेगा? जिस दिन बैठक होगी उसके 42 दिन। कौन कौन पारित कर दे? लोकसभा और राज्यसभा। 99% केसेस में पारित हो जाएगा। सरकार का इंटरेस्ट ना हो तो पारित नहीं होगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, टिक करना, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण, जिसको हम क्या कहते हैं? बजट। क्या बजट हमारे संविधान का शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन से आर्टिकल में है? 112 में। ये टिक कर लो, अनुच्छेद 112। इंपॉर्टेंट है ये। बजट शब्द यूज नहीं किया गया, बजट बुजेट शब्द से बना है। इसका मतलब होता है चमड़े का बैग, और इसलिए देखो हमेशा चमड़े के बैग का प्रचलन था। ये अपनी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने पिछली बार वो उनकी मामी ने एक हाथ से एक बैग सिला था, वो हमारे रेड कपड़े वाला, तो थोड़ा सा चेंज हुआ था। नेक्स्ट पढ़ेंगे धन विधेयक। कौन सा आर्टिकल? 110। लोकसभा में राष्ट्रपति की पहले अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकते हैं। और किसने इसका उल्लंघन किया था? वीपी सिंह ने। वीपी सिंह की सरकार गिरी तो थी एक ही दिन बाद। किसने मना कर दिया साइन करने से? आर वेंकटरामन ने। नेक्स्ट टिक कर लो। राष्ट्रपति को वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान की गई है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 4 और 1 अध्यक्ष। लिख लो यहाँ, अध्यक्ष के पास 1 + 4 लिख लो, सदस्य 4 और 1 अध्यक्ष। नेक्स्ट टिक करना, भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड। कौन सा आर्टिकल? 267। इसके ऊपर लिख लो अनुच्छेद 267, 267 पर इसका नियंत्रण है। तो 266 पर किसका नियंत्रण है? संसद का। यही नीचे एक लाइन में अपने आप लिख लो, लिखो अनुच्छेद 266, आर्टिकल 266, संचित निधि पर संसद का कंट्रोल होता है। अनुच्छेद 266, 266, संचित निधि, उसके सामने लिखो इस पर संसद का कंट्रोल होता है। तो रुपया निकालना है अगर संचित निधि से तो किसकी परमिशन चाहिए? लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी और राष्ट्रपति। एकदम से दिक्कत आई तो वो तो नहीं बैठे, तो आकस्मिक निधि से निकाल लो। किस आर्टिकल के तहत? 267। किसकी परमिशन से? राष्ट्रपति की परमिशन से। इसे क्या कहते हैं? कंटिंजेंसी फंड। ये हर सरकारी संस्था में जाता है हर महीने खर्चा करने के लिए। जैसे हम लोग स्कूल में तो 100 रुपए आते थे, पूरे स्कूल में कभी आकस्मिक दिक्कत आ जाए तो लो पकड़ो 100 रुपए, 100 रुपए से काम चला लेना। वैसे भगवान की दया से 100 रुपए कभी यूज नहीं हुए, लेकिन उनके खर्चे दिखाने पड़ते। 2 रुपए का नमक मंगाया, 1 रुपए की चीनी मंगाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ना। तो कंटिंजेंसी फंड के 100 रुपए मिलते थे। अब मुझे नहीं पता बढ़ गए हूं तो। नेक्स्ट देखो, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये नियुक्ति करने के बाद शपथ किसको दिलाता है? हाँ, क्या ये हाई कोर्ट वालों को भी शपथ दिलाता है? वो शपथ राज्यपाल के पास जाके लेते हैं। ऐसे ही राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, वो शपथ हाई कोर्ट के जजेस के सामने लेगा। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा किसी सिद्ध दोषी व्यक्ति, अंडरलाइन कर लो, दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड की मात्रा कम करने का अधिकार है। मैंने एग्जाम्पल दिए ना, कम भी कर सकता है, क्षमा भी, प्रकृति बदल सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इसमें अगला अनुच्छेद 143, क्या करेगा 143 में? सलाह। किससे मांगेगा? बैरूबारी विवाद बताया था मैंने, क्या था बैरूबारी? जब आप आजाद हुए
तो पश्चिम बंगाल में एक गांव पड़ता था आजादी से पहले, बेरूबारी, लेकिन आजादी के बाद वो किसका हिस्सा बन गया? पूर्वी पाकिस्तान का। और ये बहुत दुखी करने का काम हो गया। उस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान यानी हमारा दुश्मन ही था, ये मान लो, क्योंकि पाकिस्तान तो आपसे लगातार लड़ ही रहा था 47 से ही। तो पूर्वी पाकिस्तान में अब किसी गांव का आधी प्रॉपर्टी रह गई इसमें पूर्वी पाकिस्तान में और आधी प्रॉपर्टी पड़ गई भारत में। इसकी लोकेशन ऐसी थी कि ये भारत की तरफ था, यहां मान लो। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, क्योंकि इनका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं गांव वालों का इस तरफ था, तो जो छोटा हिस्सा है तुम्हारे में है। तो इनकी सरकार बार बार, ये लोग कहते कि भाई हम तो बड़े दुखी हैं, अब हम आधे इधर आधे उधर, हमारी भैंस इधर बनती थी, हमारा घर उधर था, प्लॉट यहाँ रह गया, घर वहां चला गया। तो इन्होंने कहा भाई क्या करें। तो ये बड़ी दिक्कत, हमें भी दिक्कत, क्योंकि चारों तरफ तो इस तरफ हिंदू थे, वो बेचारे थोड़े से मुसलमान, तो हर टाइम एक खतरा, एक भय, कहीं पूरे गांव को आग लगा दे। दंगों का नहीं पता ना क्या हालत हो। हम खुद परेशान थे। इसीलिए उस टाइम पर पंडित नेहरू की सरकार ने कहा कि हम इस हिस्से को किसको सौंपने वाले हैं। तो जो उस टाइम के विपक्षी थे ना, उन्होंने कहा तुम ऐसे कैसे सौंप दोगे इस हिस्से को। और उन्होंने सोचा ये पॉइंट है इनकी टांग खींचने का। और विपक्षियों ने कहा तुम्हें देश से कोई लगाव नहीं है, तुम पूर्वी पाकिस्तान को ये हिस्सा दे दोगे, ये वो। तो फिर इन्होंने कहा मैं क्या करूं। तो इन्होंने राष्ट्रपति को कहा, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, कि देखो हम दोनों, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे हों, ये बिहार के गांधी हैं, वकील हैं, ये भी वकील हैं और गांधी को बहुत फॉलो करते थे। अब गांधी नहीं बैठे, लेकिन दोनों असमंजस की स्थिति में है कि अगर इसको यहीं रखा तो हर टाइम एक खतरा रहेगा दंगे फसाद का। और ये लोग हैं भी दुखी, ये कभी भारत को अपना मानेंगे नहीं। लेकिन अगर हमने इनको इनका हिस्सा बना दिया ऐसे, तो भारत के विपक्षी हमारी टांग खिंचाई करेंगे और हमेशा कहेंगे जानबूझ के हिस्सा किसको पकड़ा दिया? पूर्वी पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तानियों के भले बनते हैं। तो इन दोनों ने अपने आप को साफ रखने के लिए ये मामला पहुंचा दिया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पर एक बेंच गठित हुई और उस बेंच के 5 जजेस ने डिस्कशन किया और सबने एनालाइज करके कहा कि इनको यहाँ रखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जब तक हमेशा इनसिक्योर रहेंगे, कभी कुछ भी ऊक चूक हुई तो लोग इनको मार डालेंगे, इनके घर जला देंगे, क्या निकलेगा इससे? फिर ये हमें मारेंगे। इससे बढ़िया जब ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो इस हिस्से को आप पकड़ा दो, कोई बात नहीं। जब इतने हिस्से गए हैं तो एक रोज का पंगा लेने से बढ़िया ये हिस्सा इनको दे दो। ये बेरूबारी विवाद है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी थी। ये समझदारी भरा स्टेप लिया था। किसके कहने पर? राजेंद्र प्रसाद। कौन आपका पीएम था? इसका मतलब जब राष्ट्रपति चाहे किससे सलाह मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज बैठ के डिस्कशन करके तब सलाह देंगे। अब मर्जी इसी की है, ये सलाह को मान भी सकता है और मना भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी मर्जी है, वो सलाह दे या ना दे। वैसे ऐसे पंगे क्यों लेंगे आपस में? भाई तू भी बड़ा है, मैं भी बड़ा हूं, मैच्योरिटी से काम करेंगे और दोनों जरूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की कभी जरूरत नहीं पड़नी। राष्ट्रपति को जब भी संविधान के ऊपर क्वेश्चन उठेगा तो इसको डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। कल को कोई सरकार पे केस करेगा तो संविधान के बेसिस पे करेगा ना। हमने पहले ही उससे सलाह ले रखी है जिसने संविधान की व्याख्या करनी है, तो हम सेफ हो गए। अगला पॉइंट वही है, देखो। तो राष्ट्रपति, अगला पॉइंट तीसरा, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति किसी भी वैधानिक प्रश्न पर, वैधानिक मतलब जिसमें कि लीगल या इस तरह की प्रॉब्लम हो, उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। यहां लिख लो एग्जाम्पल, उदाहरण लिख लो। बेरूबारी, बेरूबाड़ी भी लिख देते हैं उसी को। एक्चुअली इंग्लिश में RI को DI लिखते हैं ना, इसलिए बेरूबाड़ी या बेरूबारी ऐसे लिखते हैं, बेरूबाड़ी। इसी को किताबों में बेरूबारी भी लिखा है। इंग्लिश में D और ऐसे लिख देते हैं ना, बेरूबारी। D तो लिखते ही नहीं है, तो इसीलिए। चलो आगे देखेंगे। आपातकालीन शक्तियां। आपात तो आप अच्छी तरह पढ़ते हैं और समझते हैं। बताओ आपातकाल के कितने आर्टिकल हैं? ठीक है, फाइनल इसको पढ़ रहे हैं आज, आपातकालीन शक्तियां। अब पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं फाइनल। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बोलना कम। 352 3 कारणों से लग सकती है। फर्स्ट, युद्ध की स्थिति हो। दूसरा, कोई बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। और पहले हुआ करता था कि अगर देश में प्रॉब्लम हो अंदर, आंतरिक अशांति, ये तीनों यूज हुए हैं हमारे देश में।
आंतरिक अशांति भी, युद्ध और बाहरी आक्रमण भी। ये 3 कारणों से था, 3 ही बार लगा। 1962 में जब चीन ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, 1971 में जब पाकिस्तान से आपका युद्ध हुआ, और 1975 में जब आंतरिक अशांति का नाम लेके इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन जी को एक फोन घुमाया और कुछ नहीं बोल पाए फखरुद्दीन, और चुपचाप साइन कर दिए, और 26 जून को रेडियो पे आके कहा देश की आंतरिक स्थिति इतनी खराब है कि आपातकाल लगेगा। ये आपातकाल 3 कारणों से 3 ही बार लगा, और कितना कितना लंबा लगा। 62 वाला चीन के आक्रमण से उबरते, उससे पहले 65 में हमारे ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। जब ये लगता है ना तो एक बार तुरंत लग गया, जैसे मान लो कल लग गया, भाई फखरुद्दीन ने अगले दिन बताया ना कल लग जाएगा, रात में कहा अगले दिन, ये इंस्टेंट लग सकता है कल भी। जिस दिन लगेगा तब से लेके 1 महीने तक का समय दिया जाएगा। लग गया आपातकाल, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 महीने में आप इस आपातकाल को लोकसभा और राज्यसभा से लिखवा लो, पारित करवा लो कि ये चलना चाहिए। अगर लोकसभा राज्यसभा कहती है चलना चाहिए, कितने महीने के अंदर, फिर इसको 6 महीने चलाओ। क्या पता 1 महीने 2 महीने में युद्ध खत्म हो जाए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलाते चलो, बार बार पूछ के चलाते चलो। कितने साल के लिए? अनंत। भाई जब तक युद्ध की स्थिति नहीं ठीक होगी तो क्यों हम आपातकाल घटाएंगे। और इसीलिए 62 के बाद 65 में जब आपके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया तो आप उसी युद्ध के काल को चलाते 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 68 तक ले गए। इसीलिए पहला आपातकाल 1962 से लेके कब तक चला है? 68 तक, क्योंकि 62 में चीन, 65 में पाकिस्तान, 66 में शास्त्री जी की मृत्यु, तो स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए आप खींचते खींचते इसको 68 तक ले आए। इसके बाद 71 में किसने आक्रमण किया? पाकिस्तान। तब फिर आपने आपातकाल लगाया। इसको 71 के बाद 72 में समझौता हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने चीटिंग की थी एक इलेक्शन में, और जिस कारण से लग रहा था कि कुछ भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और ये भी खिंचते 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 77 तक आ गया। इस बीच में 75 में तीसरा आपातकाल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जरूरत नहीं थी, इसीलिए क्योंकि इसका कारण क्या बताया गया था? आंतरिक अशांति। जबकि ऊपर के 2 का कारण बताया गया था अटैक, युद्ध, बाहरी आक्रमण। जब युद्ध और बाहरी आक्रमण होता है ना, तब कंडीशंस होती हैं कि कोई आके बम ना गिरा दे, और जब आंतरिक अशांति होती है तो कंडीशंस होती है कि कोई आप ज्यादा ना बोल जाएं सरकार के खिलाफ। तो ये तीनों कंडीशंस अलग थी। इसलिए जब ये चल रहा था तो 65 में आपातकाल नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि दोनों का कारण था आपके ऊपर अटैक। जब ये चल रहा था तो 75 का बीच में आया, फिर भी लगाना पड़ा, क्योंकि कारण बदला था। क्या कारण बना था? आंतरिक अशांति। इसका इतना मिसयूज किया कि जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई आपके पीएम बने, तो उन्होंने आते ही 1978 में सबसे पहले 44th अमेंडमेंट में ढेरों चेंजेस किए, और एक चेंज ये था, आज के बाद ये मत कह देना कि देश में आंतरिक अशांति है। फिर क्या कहें अगर गड़बड़ हो? सशस्त्र विद्रोह। अगर कहीं पे जनता शस्त्र लेकर इकट्ठी हो जाए और आपको लगे कि देश में विद्रोह होने वाला है, जैसे ये किसान आज चुपचाप पड़े हैं, अगर इन सबके पास शस्त्र होंगे ना, तो फिर देश में 352 के तहत कौन सा आपातकाल लग जाएगा? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति कह के और 352 लगा देंगे। ये सशस्त्र विद्रोह इसलिए कहा क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। पहले कह रहे थे सेना लिख दें यहाँ पे, फिर कहा नहीं, सेना भी सशस्त्र विद्रोह कर सकती है। जैसा पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, नवाज शरीफ ठीक ठाक बैठे थे, जब तक शाम को सोए सब कुछ ठीक था, रातों रात सेना का जनरल परवेज मुशर्रफ उनके प्रधानमंत्री भवन में घुसा और उनका गला पकड़ के और बोला हटाओ इन सबको, सारे हटा दिए, जेल में बंद। और अगले दिन जब सुबह उठे, ये तब मैं 8th 9th में थी, तो पता चला पड़ोसी पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया सोते सोते। रात में परवेज मुशर्रफ सोए थे पीएम बने हुए, और जब सुबह उठे तो जेल में थे। और पीएम कौन था नया? ये नवाज शरीफ जेल में थे और परवेज मुशर्रफ। तुम्हारे देश में भी तो ऐसा हो सकता है ना, इसीलिए कह दिया कि सेना अकेली ना रखो, इसमें जनता या सेना कोई भी करे, अगर कैसा विद्रोह हो तो फिर आर्टिकल 352 लग जाएगा। इसीलिए आपके देश में आज तक ये कंडीशन वैसे भगवान की दया से आई नहीं है। आपके देश में मिसयूज किया था एक बार,
बाकी दोनों बार लगाना पड़ा था आपातकाल। तो 3 कारण 3 बार लगा, अनंत समय के लिए लग सकता है, 1 महीने लगने के अंदर अंदर पारित कराना पड़ता है। अब इसको दूसरे तरीके से और समझो, मान लो 1 महीने के अंदर पारित कराया 6 महीने के लिए, कि भाई 6 महीने के लिए लग गया, लेकिन अगले 1 महीने में ये बंद हो गया युद्ध, तो क्या 5 महीने बैठे रहे आपातकाल में? काम धंधे ठप हो जाएंगे। काम धंधे खुलवाओ, उसके लिए क्या करेंगे? लोकसभा के सिर्फ 1/10, क्या था ये लोकसभा का कोरम, ये कागज लिखेंगे, साइन करेंगे और लोकसभा के अध्यक्ष को, और अगर अध्यक्ष नहीं है सेशन, तो राष्ट्रपति को देंगे कि जी अब देश की स्थिति सुधर गई, कोई अटैक नहीं है, सब खत्म हो गया, और क्यों 6 महीने आपातकाल रखना, काम धंधे चलने दो, तभी तो पैसा आएगा। राष्ट्रपति सिर्फ 1/10, कितनी छोटी बात है ना, 1/10, इनके कहने पर तुरंत से एक मीटिंग अरेंज करेगा, और अगर उस मीटिंग में 50% से थोड़ा सा एक भी ज्यादा बोल देगा, यानी साधारण बहुमत से कह देंगे बंद करो, हटाओ, तो ये हटा दिया जाएगा। जब इसको लगाया जाता है ना, जो पिछले इस पे था, लगाते टाइम 2/3 की सहमति चाहिए होती है, यानी बहुत सारे लोग कहेंगे तो लगेगा। लोकसभा राज्यसभा के हटाने का प्रोसेस कितना आसान है, कितने लोग, 1/10 और साधारण बहुमत। कितनी बार लगा आज तक? ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब पहली बार लगा 1962, चीन ने अटैक किया, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? 1971, 1975, ये पाकिस्तान, ये आंतरिक अशांति, इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था? एस राधाकृष्णन, यहाँ बीबी गिरी और यहाँ फखरुद्दीन, यहाँ नेहरू थे, इन दोनों में उनकी बेटी थी यानी इंदिरा गांधी। ये आर्टिकल है 352। 352 देश में 3 बार लगा। अगला आर्टिकल क्या है? 356 को थोड़ा सा समझना, बहुत लोग कॉम्प्लेक्स फील करते हैं और इसमें गलतियां करते हैं क्योंकि बहुत घुमावदार सा है। 356 की लगने की स्थिति है, ये किसी राज्य में लगेगा और सिर्फ एक कंडीशन, अगर वहां पर संवैधानिक तंत्र जो है ना, सिस्टम, ये फेल हो जाए। संवैधानिक तंत्र का मतलब है जैसे राज्य में काम करता है, सीएम है या विधानसभा है, ये सब गड़बड़ करें, तो अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो आप अच्छी तरह जानते हैं हर राज्य की एक रिपोर्ट जाती है, कितने दिन में? किसके पास? गृह मंत्री को चप्पे चप्पे की खबर है हर राज्य की, उसको पता है कि हरियाणा में इस टाइम पर कहाँ क्या चल रहा है 15 दिन के अंदर, या बंगाल की स्थिति कैसी है, या बिहार में क्या चल रहा है। 15-15 दिन की रिपोर्ट ये कौन भेजेगा? राज्यपाल। और तुम अच्छी तरह जानते हो किसी भी राज्य में सरकार हो सकती है अलग हो, देश की सरकार बीजेपी, मान लो राज्य में कांग्रेस, तब भी कांग्रेस झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि रिपोर्ट कांग्रेस नहीं भेज रही, रिपोर्ट उस राज्य का राज्यपाल भेज रहा है, और राज्यपाल खास आदमी होता है। किसका? ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि राज्यपाल पीएम के खास ना हो, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति करवाने में पीएम का ही तो सबसे बड़ा हाथ है। आज की डेट में 30 राज्यपाल बैठे हैं ना, 30 के 30 किसके सगे हैं? बीजेपी के। एक भी खबर को इधर से उधर करेंगे नहीं, चाहे सरकार गलत कर रही है सही करे, सब कुछ 15 दिन में। किसको बताएंगे? जब 15-15 दिन की 2 बार रिपोर्ट खराब आएगी तो गृह मंत्री के कान खड़े हो जाएंगे कि हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही, और उसी टाइम वो उस राज्य में कह देगा कि यहाँ पे काम सिस्टम से नहीं हो रहा। इसलिए आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। आपके देश में राष्ट्रपति शासन एक खिलौने की तरह यूज करती आई है सरकार, और बहुत शर्म की बात है कि आपका 125 से ज्यादा बार, आपको जितने साल नहीं हुए आजाद हुए उतने से ज्यादा बार आपने राष्ट्रपति शासन देख लिया। और यूपी का तो क्या कहना, यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका, तो 10 बार स्थिति इतनी खराब हो गई कि क्या लगाना पड़ा? ऐसे बिहार में 9 बार, ऐसे पूरे राज्य, जितने राज्य है ना, सब में लगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनको छोड़ दो, तो ये तो बहुत पुराने हैं भी नहीं, ये बहुत पुराने थोड़ी हैं, इनको छोड़ दो, बाकी सब में आपातकाल लग चुका। कौन से आर्टिकल के तहत? चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, सब में लग गया।
इस राष्ट्रपति शासन को कहते हैं जब ये लगेगा तो उस टाइम पे दो कंडीशन है। पहली, या तो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, दूसरा विधानसभा भंग ना की जाए, चलती रहे। अगर विधानसभा भंग कर दी गई है तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटेगा नया इलेक्शन होगा। अगर विधानसभा भंग नहीं हुई है तो नया इलेक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। आपके देश में राष्ट्रपति शासन के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे वो पूछेंगे देश में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, बताओ। उसको पंजाब ना कह के हम क्या कहते हैं? पेप्सू। पेप्सू क्यों कहते हैं? क्योंकि पंजाब तब तक था ही नहीं। ये पूरा एक बड़ा इलाका था, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। आपके आजाद होते ही, संविधान के बनते ही ये यहाँ लग गया, पेप्सू विवाद। और याद करो मैंने वीटो की शक्ति में लिखवाया था, 54 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं इस पेप्सू के बजट पे क्यों साइन करूं। क्यों बोला वो? तब तक ये राष्ट्रपति शासन वहां से हट गया। भाई अगले अपना बजट खुद बनाएंगे। तो ये सोचो कि एक लंबे टाइम तक पंजाब के आसपास के इलाके में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा। और लगे हाथ में बता दूं कि आपके देश में पंजाब एक ऐसा इलाका है जिसने टोटल आजादी के बाद 10 साल तक राष्ट्रपति शासन किश्तों में देखा है। और एक बार तो टेररिज्म का ऐसा दौर आया इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद, 1987 से लेके 1992 5 साल तक यहाँ आपातकाल लगा रहा। कितनी अजीब बात है, क्योंकि आपातकाल की तो कंडीशन ये कहती है कि अगर कहीं आपातकाल लगा तो 1 महीने के, ये 356 में 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा पारित कर दें कि ठीक है स्थिति खराब है लगने दो। और कितने साल के लिए? ये 6 महीने करके 1 साल। तो अगर पेपर में आए कितने साल के लिए, तो 1 साल टिक करना। पहले क्या था, ये बढ़ाते बढ़ाते 3 साल कर देते थे। अब क्या कह दिया, 3 साल करने की कंडीशन होंगी। 2 कंडीशन ध्यान से समझ लो। 3 साल तब करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे अपने हाथ से कि इस राज्य में स्थिति इतनी खराब है कि चुनाव हम करा नहीं सकते, तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन कितने साल चलेगा? 3। ये बहुत बड़ी कंडीशन होगी। या अगर आपके देश के किसी एक भाग में आर्टिकल 352 के तहत, जो मैंने अभी पढ़ाया था, क्या लगा हुआ है? आपातकाल, और उसी जगह यहाँ पे कंडीशन खराब है, तो आप खींच सकते हैं, वरना आप नहीं खींचेंगे। यानी बहुत कंडीशन खराब होने पर ये कितने साल का होगा? लेकिन प्रायोरिटी पे कितने साल का रखेंगे? 1 साल। कितने महीने में पारित करेंगे? कितने महीने स्टार्टिंग में? 2 महीने, और फिर 6 महीने करके 1 साल। पहले 3 साल की कंडीशन नहीं थी, अब कंडीशन रख दी कि या तो इलेक्शन कमीशन लिखित में दे, या उस टाइम देश में क्या लगा हुआ हो? 352। तो 352 तो 77 के बाद लगा ही नहीं, इसलिए इतना खींचना मुश्किल है। मैं ये उल्टी बात कर रही हूँ, एक साथ देखो। यहाँ मैं 3 साल कह रही हूँ और यहाँ मैंने कितना कह दिया? ऐसा कैसे हुआ? संविधान में चेंज किया गया कि इतनी स्थिति खराब है कि यहाँ ये 3 साल वाली कंडीशन भी कमजोर पड़ रही है, तो यहाँ खींचते खींचते कितने साल ले गए। और पंजाब 10 साल तक राष्ट्रपति शासन के अधीन सबसे लंबी अवधि देखने वाला राज्य है। इसकी टक्कर में एक और राज्य है जम्मू कश्मीर, पर हम इसका जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अपना अलग से गाथा गाता था, अपना संविधान लिख के बैठा था। 91 से 96 इसने भी बहुत बुरा टाइम देखा, लेकिन आप मेन अपना जिक्र किसके साथ करेंगे? पंजाब के साथ। इसने टोटल 6 साल का आपातकाल देखा। इसने आज तक कितने साल का? 10 साल का। लगातार 5 साल कब देखा? 87 से 92। राजीव गांधी 87 में, याद करो ना, ये अपना सिख वाली कौन सी वीटो? पॉकेट वीटो। वही तो दौर था ये सारा, ये वही दौर था जब ये कहा था ना लेटर पढ़ सकते हैं, तो ये पंजाब को ही तो टारगेट किया गया था कि वहां पे कोई आंतरिक लोग कहीं टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, तब ये लेकर आए थे और उसका अपोजिशन किया था। ये समझ में आ गया? आज तक पहली बार कहाँ लगा? पेप्सू में लगा। सबसे ज्यादा कहाँ लगा? यूपी में सबसे ज्यादा। कितनी बार? सबसे लंबा आपातकाल कहाँ लगा है? कितने साल का? 87 से 92 का। और क्या था? सबसे कम कहाँ लगा? सबसे कम बार लगा, सबसे कम टाइम के लिए, मिनिमम, जिसको कहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड, तो ये है आपका कर्नाटक। सिर्फ 1 हफ्ते का ये लगा था। अक्टूबर में 10 अक्टूबर 90 को लगा था, 17 अक्टूबर 90 को हटा लिया। 1990 में सिर्फ कितने दिन का आपातकाल लगा? पास कराने में भी कितने महीने रुकते हैं? 2 महीने।
इनका पास होने से बहुत पहले ही कि भैया जरूरत नहीं है, हटा दो। तो ये भी एक आपातकाल। ये सबसे कम टेन्योर का 5 साल वाला सबसे लंबा, सबसे ज्यादा बार यूपी में, सबसे पहला पेप्सू में, और नहीं लगाने वाले स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे, इसी में उल्टा करते हैं। सबसे छोटे स्पैन का कहाँ लगा? कर्नाटक। कितने दिन का? 7 दिन का। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा? यूपी। कितनी बार? 10 बार। सबसे पहली बार पेप्सू 1951-52 स्टार्टिंग का दौर था। और कहाँ सबसे लंबा टाइम तक लगातार चला? कितने साल तक? आज की डेट में 1 साल। 2 कंडीशंस हो, 352 लगा हुआ हो या कौन लिख के दे दे? इलेक्शन कमीशन। तो 3 साल वरना 1 साल। ठीक है, लास्ट में आ गए 360। आज तक कभी नहीं लगा और इसको नाम दिया गया है वित्तीय आपातकाल। किस कंडीशन में लगेगा ये? अगर भारत की साख को खतरा, साख समझते हो? पैसे की इज्जत को बोलते हैं साख। पिछली बार जब ये पेंडेमिक फैला था ना स्टार्टिंग में, तो मुझे ध्यान है कई बार अखबारों में आया ये कि हो सकता है भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत में आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले साल मई जून में ये फ्रंट पेज की न्यूज थी कि भारत की आंतरिक स्थिति लगातार गिर रही है। भाई काम धंधे जीरो पे। एक ये देखो ना, हम लोगों ने मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट किया था, तो मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च तक का चलो तिमाही कट गई। इसके बाद अप्रैल मई और जून जीरो इनकम थी भारत की, क्योंकि कोई भी, ना कोई दुकान, ना कोई शराब की दुकान, कुछ भी तो नहीं चला। इस जीरो से देश कैसे चलेगा? इसीलिए फिर याद करना, सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए थे। याद है 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन थी कि वहां जो है शराबी अपना झूम रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है, बाकी सब बंद कर दिया। सरकार ने सबसे पहले अपनी कमाई का जुगाड़ खोला था। बीड़ी, सिगरेट और शराब सबसे पहले खोले गए थे, बाकी सब पीछे। ये स्कूल कॉलेज तो सबसे लेटर स्टेज में, सारी दुनिया में हो गया कि अब नहीं फैलेगा तब। और अब भी क्या कह रहे हैं कि ये फैल रहा है, बहुत फैल रहा है। बाकी जगह कहीं नहीं फैल रहा, स्कूलों कॉलेजेस में फैल रहा है ये। चलो पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियां, पेज नंबर 100 पर जल्दी से टिक करेंगे। जब अंबेडकर से पूछा गया कि आपात से क्या तात्पर्य, देखो अंबेडकर ने क्या कहा, ऐसी परिस्थिति जो तुरंत कार्यवाही की मांग करे वही आपात है। टिक कर लो, ये अंबेडकर जी की भाषा में है। ऐसी परिस्थिति जो तुरंत कार्यवाही की मांग करे वही आपात है। संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां। पहली, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इंग्लिश में भी टिक कर लो सामने, नेशनल इमरजेंसी। दूसरी, किसी राज्य में संवैधानिक, थोड़ा सा गलत लिख दिया, संवैधानिक लिखना था, ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है, ठीक कर लो, संवैधानिक। तंत्र का विफल हो जाना, यानी राज्य का आपात, देश का नहीं, राज्य का, इसमें स्टेट इमरजेंसी टिक कर लो। और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगले पेज पर आ जाओ। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा आर्टिकल? 352। कितनी बार लगा? 3 बार। कितने कारणों से? 3। तीसरा कारण किस सरकार ने हटाया? मोरारजी देसाई ने। कौन सा शब्द हटाया? आंतरिक आपातकाल। क्या ले आए? कौन करेगा सशस्त्र? या तो जनता या तो सेना। पहला पॉइंट पढ़ो। अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई कि जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि, अंडरलाइन करो, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी एक भाग की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया, तो वो संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में, इसको टिक करना, किसी एक पार्ट में भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना अरुणाचल की तरफ अटैक करता है और मान लो वहीं लड़ाई हो रही है, तो पूरे भारत में लगाना पड़ेगा या नॉर्थ ईस्ट में? ये पॉइंट यही कह रहा है कि पूरे में भी लग सकता है और एक भाग में भी। नेक्स्ट टिक करना, संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लागू रहती है। क्या ये 2 माह अब भी 2 है या अब 1 बन गया? यहाँ लिख लो, अब 1 माह। जब शुरू में था ना तब 2 महीने थे दोनों के। फिर कहा नेशनल इमरजेंसी, भाई बहुत बड़ी बात है तो 1 महीने में परमिशन ले लो, लिख लो अब 1 माह। फिर पढ़ो, लागू रहती है और संसद से स्वीकृत हो जाने पर, अंडरलाइन, शासन जब तक उसे लागू रखना चाहता है लागू रह सकती है। कितना काल हुआ ये? अनंत काल। लिख लो, जब तक तो मनमर्जी है ना, कंडीशंस, अनंत काल। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। फर्स्ट टिक करो, 1962 चीन का आक्रमण और राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। यहां लिख लो कि कौन सा युद्ध था ये? इंडो साइनो वॉर। भारत चीन के युद्ध को बोलते हैं इंडो साइनो वॉर।
इंडो साइनो, चाइना नहीं कहते, साइनो वॉर 1962। और यहीं पे लिख लेना पीएम कौन था इस टाइम, नेहरू, लिख लो इसी के पास, पीएम नेहरू। बाप बेटी के टाइम ही इमरजेंसी लगी है। नेक्स्ट टिक करो। सेकंड, 1971 में पाक के आक्रमण के समय राष्ट्रपति कौन था, वीवी गिरी। ये वीवी गिरी किससे जीते थे, और नीलम अगली बार जब उठे तो क्या हुआ, अकेले। 36 लोगों के कागज ही वैसे निकले, अकेले जीत गए थे। ये टिक कर लो, वीवी गिरी। यहां लिखो पीएम इंदिरा, पीएम इंदिरा सेकंड में। और तीसरा टिक करो, 75 में आंतरिक अशांति, डबल टिक कर लो, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। यहां भी पीएम कौन लिखोगे, इंदिरा, लिख लो फटाफट, पीएम इंदिरा। और देखो एक लाइन में लिखा, शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, इसलिए कौन सा शब्द ही हटा दिया, आंतरिक, और क्या ऐड कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। किसकी सरकार थी, कौन राष्ट्रपति था, अब दिमाग दौड़ाओ। 77 में इमरजेंसी हटने के साथ साथ कौन एक्सपायर हो गया था, फखरुद्दीन अली अहमद। वेरी फनी, नीलम, यानी किसका काल था ये, नीलम संजीव रेड्डी का, जो कि किससे हारे थे पहले, वीवी गिरी से, जिसके टाइम में पाकिस्तान का अटैक हुआ था। चलो टिक करेंगे आगे। आपात शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, 44वां संविधान संशोधन 78 द्वारा आपातकालीन प्रावधानों पर प्रतिबंध लगाए गए। यहां लिख लो, मोरारजी देसाई की सरकार, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति, दोनों के नाम लिख लेना, मोरारजी देसाई पीएम, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, राष्ट्रीय आपात घोषित करने की परिस्थिति के लिए, अंडरलाइन करो, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, इस शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द हटा दिया, आंतरिक अशांति, जो किसने मिसयूज कर लिया था, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट भी टिक करना, राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा केवल प्रधानमंत्री की सलाह। अब मुझे बताओ, फखरुद्दीन को किसने फोन घुमाया था, और इंदिरा गांधी अकेली जाके एक फाइल पे साइन करवा के रात में 25 जून को, और बोली कि सर देश की स्थिति खराब है, आंतरिक हालात ठीक नहीं है, आप साइन कर दो। और राष्ट्रपति ने सोचा ये कह रही हैं तो मतलब सच में ऐसा होगा, उन्होंने साइन कर दिए। इसके बाद कहा गया कि एक पीएम तो झूठ भी तो बोल सकता है ना एक आदमी, इसीलिए जब तक कि लिखित सिफारिश ना हो, और एक आदमी की नहीं, किसकी हो, मंत्री परिषद की। यहीं से तो एक शब्द का जन्म हुआ तुम्हारे देश में, कौन से शब्द का, कैबिनेट। आज तुम जगह जगह अखबारों में पढ़ते हो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट कैबिनेट, ये कैबिनेट शब्द कहीं नहीं था। ये कैबिनेट शब्द किस आर्टिकल में आया, 352 में। और इसमें क्यों आया, क्योंकि इंदिरा गांधी अकेली फाइल पे साइन करा के पूरे देश को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है एक अकेली महिला, कम से कम उसके और मंत्री तो साथ खड़े हो। तो कहा कि पीएम, और फिर मान लो मुकर जाए, कहते मैंने तो नहीं कहा, इन्होंने खुद साइन किए थे, इसलिए कहा लिखित लो, और लिखित पे भी किसके साइन हो, इसलिए हर काम को लिखित में किया जाता है कि भाई कल को ये मुकर जाए, कल को कह दे, अभी एक लाइन थी ना कि पावर का मिसयूज किया, कल को जब केस हो तो कह दे कि मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ एक बार सजेशन दिया था, इन्होंने खुद साइन किए थे। तो कौन फंस गया, राष्ट्रपति। इसलिए वो क्या कहता है, क्या लेके आओ, लिखित सिफारिश। और किसकी सिफारिश हो, ये वर्ड यहीं पर आया अंग्रेजी में। कैबिनेट शब्द का यूज एक आर्टिकल में है, बस 352 में। जल्दी से पढ़ेंगे। परिमल सर गए वापस, अच्छा बैठे हुए हैं, मैंने सोचा वापस चले गए सर। चलो फटाफट से पढ़ लो, जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो। आपातकाल की शक्तियों का, कहां पहुंचे थे हम, मंत्रिमंडल। सेकंड पॉइंट जल्दी से टिक करना, राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा केवल प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, संघ के मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना के पश्चात जारी की जाएगी। सीधे इंग्लिश पे आ जाओ सामने, देखो क्या लिखा है, यूनियन कैबिनेट, सर्कल लगा लो, लिखो ये शब्द केवल यहीं प्रयोग किया गया, सिर्फ आर्टिकल 352 में कैबिनेट है, संविधान में नहीं लिखा कहीं। कैबिनेट शब्द केवल अनुच्छेद 352 में प्रयोग किया गया। इसके बाद 352 में कितने महीने का टाइम मिलेगा, अब हाँ 1 महीने का, पहले कितने महीने, 2 महीने। फटाफट से पढ़ो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा को, अंडरलाइन करो, 1 माह की अवधि में संसद के दोनों सदनों द्वारा
अलग अलग संकल्प पारित कर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। क्या इसमें संयुक्त बैठक बुलाएंगे? नहीं, अलग अलग दोनों से पारित कराओ। नेक्स्ट पढ़ना, यदि 1 माह की अवधि में संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं किया जाता तो ऐसी उद्घोषणा प्रभाव में नहीं रहती। यानी चलेगा या बंद हो जाएगा? कितने महीने के अंदर? 1 महीने। 1 महीने से पहले कितना टाइम था? 2 महीने। पहले बहुत ज्यादा फ्री थे, एक प्रधानमंत्री बस फोन घुमा दे। अब क्या है? लिखित दो। किसके हाँ होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद। कितने महीने के अंदर? 1 महीने। नेक्स्ट चेक करना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, क्या ये छीने जा सकते हैं? नहीं। कौन सा आर्टिकल? 21। एक बार ध्यान से बोर्ड पे दोबारा देखना। 352 में युद्ध हो तो तुम्हें मिलते रहेंगे कौन कौन से? 20 और 21। और इसके अलावा बाहरी आक्रमण हो तो भी। अगर एक शब्द हो, कौन से वाला? आंतरिक अशांति, तो तुम्हें आर्टिकल 19 की भी सारी आजादी दी जाएगी। 19 याद है? 19A अभिव्यक्ति, B बिना अस्त्र शस्त्र, C समूह, D जाना आना, E रेजिडेंस, F क्या था? हटा दिया, प्रॉपर्टी, G क्या था? रोजगार। यानी आंतरिक अशांति है तो 19 के सारे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर देश में कोई लड़ाई हो गई, अटैक हो गया, तो फिर 19, फिर ये नहीं कि मैं तो जाऊंगा जी घर से बाहर, फिर देश कहेगा घर में तो घर में रहना है। लेकिन अगर आंतरिक अशांति है, किसी ने अटैक नहीं किया, तो 19 वाले सारे अधिकार तुम्हें मिलते रहेंगे। अगला पॉइंट देखो, वही है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के संरक्षण के लिए कार्यवाही करने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। डबल टिक कर लो, निलंबित नहीं, सस्पेंड नहीं होगा। मुझे बताओ, अधिकार खत्म होते हैं या सस्पेंड होते हैं? अपने आप होते हैं या करने पड़ते हैं? कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर है मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की, अपने आप नहीं होते ये। नेक्स्ट चेक कर लो, आपातकाल के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यानी आपातकाल गलत लगा, क्या इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं? और क्या, मैंने बताया, पता नहीं बताया तुम्हारी क्लास में, 356 का मिसयूज पढ़ा तो था। इसमें कई राष्ट्रपतियों ने कहा कि नहीं, एक बार दोबारा पुनर्विचार करो, पढ़ा था ना ये पॉइंट, शायद इसी में था। नेक्स्ट देखना, अनुच्छेद 352 सिर्फ पढ़ लो, के अधीन संकट काल की घोषणा पूरे देश के लिए की जा सकती है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। इस घोषणा के लागू रहने के समय, अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी। कब नहीं स्थगित होंगी? यहां लिख लो, ये लाइन लिखो, आंतरिक अशांति में मिलती रहेंगी। ये वही है 19 ABCDEFG वाला। हाँ जी, सशस्त्र विद्रोह में, हाँ, ठीक कह रहे हो। अब उसको क्या कहेंगे? अब उसको सशस्त्र विद्रोह। अब तो ये शब्द यूज नहीं करना, ठीक है? आंतरिक अशांति लिखा हुआ है क्या? यहाँ नहीं लिखा ना, तो हम उसको काट, लिखा ना हो तो लिख लो सशस्त्र विद्रोह। ये शब्द तो 78 के बाद यूज ही नहीं किया। इसके बाद अगला तो बहुत लंबा टॉपिक है, कल पढ़ाऊंगे दोनों, 56 और 60।